हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका उषम चैनल पे। आज हम आज हम 9th क्लास का पार्ट नंबर 5 लोकतांत्रिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए अधिकार क्या होते हैं। देखिए अधिकार जो हमें अपने सरकार से, जो समाज से मिले होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अधिकार होते हैं। और ये बाय बर्थ ही मिले होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अधिकारों के बिना जीवन। इस किताब में हमने अधिकारों की चर्चा बार बार की है। अगर आप याद करने की कोशिश करें तो हमने इससे पहले के सभी 4 अध्यायों में अधिकारों की बात की है। क्या आप नीचे दिए गए खाली स्थानों को पुराने अध्यायों के अधिकारों वाली चर्चा के आधार पर भर सकते हैं? अध्याय 1 लोकतंत्र की परिभाषा में। ठीक है, अध्याय 2 हमारे संविधान निर्माताओं का मानना था कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान की आत्मा जैसे हैं, क्योंकि ठीक है। फिर अध्याय 3 में कि भारत के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को और का अधिकार प्राप्त है। अध्याय 4 में कि अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो हर नागरिक को उसके खिलाफ जाने का अधिकार है। ठीक है, तो आइए 3 उदाहरणों से बात शुरू करें कि अधिकारों के बिना जीवन कैसा होगा। ठीक, हम बात करते हैं ग्वांतानामो बे का जेल। ठीक है, अमेरिकी फौज ने दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया। इन लोगों को ग्वांतानामो बे स्थित एक जेल में डाल दिया। क्यूबा के निकट स्थित इस टापू पर अमेरिकी नौसेना का कब्जा है। अमेरिकी सरकार कहती है कि ये लोग अमेरिका के दुश्मन हैं और न्यूयॉर्क में हुए 11 सितंबर 2001 के हमलों से इनका संबंध है। अनस के पिता जमील अल-बन्ना ने उन 600 लोगों में से एक हैं जिन्हें केवल संदेह के आधार पर पकड़कर जेल में डाल दिया गया। अधिकांश मामलों में गिरफ्तार लोगों के देश की सरकार को उनकी गिरफ्तारी और जेल में डालने की सूचना भी नहीं दी गई। अन्य कैदियों की तरह जमील के परिवार वालों को भी अखबार के माध्यम से ही खबर मिली कि उसे जेल में रखा गया है। इन कैदियों के परिवार वालों, मीडिया के लोगों और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को भी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती। अमेरिकी सेना ने उन्हें गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की और उसी ने फैसला किया कि किसे जेल में डालना है, किसे नहीं। न तो किसी भी जज के सामने मुकदमा चला और न ही कैदी अपने देश की अदालतों का दरवाजा खटखटा सके। एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ग्वांतानामो बे के कैदियों की स्थिति के बारे में सूचनाएं इकट्ठी की और बताया कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है। उनके साथ अमेरिकी कानूनों के अनुसार भी व्यवहार नहीं किया जा रहा है। अनेक कैदियों ने भूख हड़ताल करके इन स्थितियों के खिलाफ विरोध करना चाहा, पर उनको जबरदस्ती खिलाया गया या नाक के रास्ते उनके पेट में भोजन पहुंचाया गया। जिन कैदियों को आधिकारिक रूप से निर्दोष करार दिया गया था, उनको भी नहीं छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई एक स्वतंत्र जांच से भी इन बातों की पुष्टि हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कहा कि ग्वांतानामो बे जेल को बंद कर देना चाहिए। अमेरिकी सरकार ने इन अपीलों को मानने से इनकार कर दिया। तो देखो, आपको समझ में आ गया कि बिना अधिकारों के जीवन कैसा होता है। बिना अधिकारों के जीवन की अगर आपको संदेह के आधार पे पकड़ लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, तो आपको अपनी बेगुनाही साबित करने का भी मौका नहीं मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सऊदी अरब में नागरिक अधिकार। ग्वांतानामो बे का एक उदाहरण एक अपवाद जैसा है, क्योंकि इसमें एक देश की सरकार दूसरे देशों के नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। आइए अब सऊदी अरब का उदाहरण देखिए और वहाँ की सरकार अपने नागरिकों को कितनी आज़ादी देती है, इस पर गौर करें। जरा इन तथ्यों पर विचार करें। देश में एक वंश का शासन चलता है और राजा या शाह को चुनने या बदलने में लोगों की कोई भूमिका नहीं होती। फिर है कि शाह ही विधायक और कार्यपालिका के लोगों का चुनाव करते हैं। जजों की नियुक्ति भी शाह करते हैं और वे उनके फैसलों को पलट भी सकते हैं।
लोग कोई राजनीतिक दल या संगठन नहीं बना सकते, मीडिया शाह की मर्जी के खिलाफ कोई खबर नहीं दे सकती, कोई धार्मिक आज़ादी नहीं है, सिर्फ मुसलमान ही यहाँ के नागरिक हो सकते हैं। यहाँ रहने वाले दूसरे धर्मों के लोग घर के अंदर ही अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं। उनके सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक है। औरतों को वैधानिक रूप से मर्दों से कमतर का दर्जा मिला हुआ है और उन पर कई तरह की सार्वजनिक पाबंदियां लगी हैं। मर्दों को जल्दी ही स्थानीय निकाय के चुनावों के लिए मताधिकार मिलने वाला है, जबकि औरतों को यह अधिकार नहीं मिलेगा। ये बातें सिर्फ सऊदी अरब पर ही लागू नहीं होती, दुनिया में ऐसे अनेक देश हैं जहाँ ऐसी स्थितियाँ मौजूद हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि बिना शाह की मर्जी के कोई भी राजनीतिक दल या संगठन नहीं बन सकता है, और अगर मीडिया में कोई खबर भी आएगी तो वो भी शाह की मर्जी के साथ में ही आएगी। ठीक, और यहाँ पे कोई भी धार्मिक आज़ादी नहीं है, और सऊदी अरब में सिर्फ जो मुसलमान है वही वहाँ के नागरिक हो सकते हैं। ठीक है, और जबकि जो महिलाएं हैं, महिलाओं को वहाँ पे हमेशा और आदमियों से कम ही समझा गया है। ठीक है, और उनको तो वोट डालने का अधिकार भी नहीं मिला है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कोसोवो में जातीय नरसंहार। आप यह सोच सकते हैं कि चीज़ें सिर्फ राजशाही में ही चल सकती हैं और चुनी हुई सरकार वाली शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होगा, पर कोसोवो की इस कथा पर गौर कीजिए। कोसोवो पुराने यूगोस्लाविया का एक प्रांत था जो अब टूटकर अलग हो गया है। इस प्रदेश में अल्बानियाई लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, पर पूरे देश के लिहाज से सब लोग अल्पसंख्यक थे। उग्र सब्र राष्ट्रवाद के भक्त मिलोसेविक ने यहाँ के चुनावों में जीत हासिल की। उनकी सरकार ने कोसोवो के अल्बानियाई लोगों के प्रति बहुत ही कठोर व्यवहार किया। उनकी इच्छा थी कि देश पर सर्ब लोगों का ही पूरा नियंत्रण हो। अनेक सर्ब नेताओं का मानना था कि अल्बानियाई लोगों जैसे अल्पसंख्यक या तो देश छोड़कर चले जाएं या सर्बों का प्रभुत्व स्वीकार कर लें। कोसोवो के एक शहर में अप्रैल 1999 में एक अल्बानियाई परिवार की कुछ ऐसी घटना हुई। 74 वर्षीय बत्तीसा होक्सा अपनी रसोई में अपने 77 वर्षीय पति इजेत के साथ बैठी आग ताप रही थी। उन्होंने विस्फोटों की आवाज़ सुनी, पर उनको यह एहसास नहीं हुआ कि सर्बिया की फौज शहर में घुस आई है। तभी उनका दरवाज़ा खोलकर 5-6 सैनिक दनदनाते हुए अंदर आए और पूछा, बच्चे कहाँ हैं? बतीसा याद करती है, उन्होंने इजेत की छाती में 3 गोलियां दाग दी। उनके सामने ही उसके पति की मौत हो गई और सैनिकों ने उसकी उंगली से शादी की अंगूठी उतार ली और उसे भाग जाने को कहा। मैं अभी दरवाजे से बाहर भी नहीं निकली थी कि उन्होंने घर में आग लगा दी। वह बरसात में बेघर होकर सड़क पर खड़ी थीं। उसके पास न मकान था, न पति और न शरीर पर पहने कपड़ों के अलावा कोई और चीज़। समाचारों में आई यह कथा उन हजारों अल्बानियाई लोगों के साथ हुए बर्ताव में से एक की सच्चाई बताती हैं। और याद रखिए कि यह नरसंहार उस देश की अपनी ही सेना एक ऐसे नेता के निर्देश पर कर रही थी जो लोकतांत्रिक चुनाव में जीतकर सत्ता में आया था। जातीय पूर्वाग्रहों के चलते हाल के वर्षों में जो सबसे बड़े नरसंहार हुए हैं, उनमें यह संभवतः सबसे भयंकर था। आखिरकार कई और देशों ने जब दखल दिया, तब जाकर क्रम थमा। मौलवेशिकों की सत्ता गई और बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उन पर मानवता के खिलाफ अपराध का मुकदमा चला। ठीक है, अब बात करते हैं लोकतंत्र में अधिकार। हमने पहले जिन उदाहरणों का जिक्र किया है उन सब पर विचार कीजिए। हर उदाहरण में जिसे कष्ट हुआ उसके बारे में सोचिए। गुआंतानो बे के कैदियों, सऊदी अरब की औरतों, कोसोवो के अल्बानियाई लोगों में और भारत में 1984 तथा 2002 के दंगों का शिकार हुए लोगों के बारे में सोचिए। अगर आप इनकी जगह होते तो आपके मन में क्या विचार आते? अगर आपके हाथ में महत्वपूर्ण फैसले करने का अधिकार हो तो आप उपयुक्त घटनाओं को न होने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, शायद आप एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे जिसमें लोगों की सुरक्षा, उनके सम्मान का ख्याल
और समान अवसर जरूर हों। जैसे आप यह चाह सकते हैं कि बिना उचित कारण और सूचना के किसी को गिरफ्तार न किया जाए, और अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अपना पक्ष रखने और अपने आप को निर्दोष साबित करने का पर्याप्त अवसर मिले। आप इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि ऐसा भरोसा सभी चीज़ों पर लागू नहीं हो सकता। हम हर किसी से जिन चीज़ों की मांग करते हैं या जिन बातों की उम्मीद करते हैं, उनमें हमें तार्किक नज़रिया अपनाना चाहिए, क्योंकि उसे ये चीज़ें सबको उपलब्ध करानी हैं। पर आप इस बात पर जोर दे सकते हैं कि आश्वासन सिर्फ कागजों में ही न रहे, उन पर अमल भी हो, और जो लोग ऐसा न करें उनको सजा भी मिले। दूसरे शब्दों में कहें तो आप एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे जहां जहां हर किसी को कुछ न्यूनतम बातों की गारंटी होगी। अमीर या गरीब, ताकतवर या कमजोर, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, हर किसी को इन न्यूनतम चीज़ों की गारंटी होगी। अधिकारों की सोच के पीछे यही भावना होती है। ठीक है, हम बात करते हैं कि अधिकार क्या है। अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है। हम सभी खुशी से, बिना डरे, भय के और अपमानजनक व्यवहार से बचकर जीना चाहते हैं। ठीक है, अगर हम देखें कि क्या है कि अधिकार की किसी भी व्यक्ति को अपने लोगों से, यानी कि अपने समाज से और अपनी सरकार से दावा है कि हम सभी बिना डरे, सब लोग खुशी से जीना चाहते हैं और एक सम्मानजनक व्यवहार जीना चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए हम दूसरों से ऐसा व्यवहार की अपेक्षा करते हैं जिससे हमें कोई नुकसान न हो, कोई कष्ट न हो। किसी प्रकार हमारे व्यवहार से भी किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि देखिए, हम दूसरों से भी यही अपेक्षा करते हैं कि अगर हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, सामने वाले हमारे साथ में अच्छा व्यवहार करे और हमारे व्यवहार से किसी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए अधिकार तभी संभव है जब आपका अपने बारे में किया हुआ दावा दूसरों पर भी समान रूप से लागू हो। ठीक है, यानी कि अगर हम सिंपल शब्दों कहें कि हमें दूसरों के साथ में ऐसे बिहेव करना है जैसे हम अपने साथ में बिहेव चाहते हैं। ठीक है, आप ऐसे अधिकार नहीं रख सकते जो दूसरों को कष्ट दें या नुकसान पहुंचाएं। ठीक है, आप इस तरह क्रिकेट खेलने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते कि पड़ोसी की खिड़की के शीशे टूट जाएं और आपके अधिकार को कुछ न हो। युगोस्लाविया के सर्व लोगों पूरे देश पर सिर्फ अपना दावा नहीं कर सकते थे। सो हम जो दावे करते हैं वे तार्किक भी होने चाहिए। वे ऐसे होने चाहिए कि हर किसी को समान मात्रा में उन्हें दे पाना संभव हो। इस प्रकार हमें कोई भी अधिकार इस बाध्यता के साथ मिलता है कि हम दूसरों के अधिकारों को आदर करें। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी सरकार से दावा भी करते हैं तो दावा करने के पीछे हमारे पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई रीजन होना चाहिए। ठीक है, खाली ये कि हमें किसी फल में समान मात्रा में और दूसरों को भी हम समान मात्रा में उनको दें। ठीक है, और हमें ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम दूसरों के अधिकारों का आदर ना करें, जबकि हमें दूसरे के अधिकारों को भी आदर करना आना चाहिए। ठीक है, हम कुछ दावे कर दें सिर्फ इतने भर से वह हमारा अधिकार नहीं हो जाता। इसे उस पूरे समाज से भी स्वीकृति मिलनी चाहिए जिसमें हम रहते हैं। हर समाज अपने आचरण को व्यवस्थित करने के लिए कुछ कायदे कानून बनाता है। ये कायदे कानून हमें बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। समाज जिस चीज को सही मानता है, सबके अधिकार लायक मानता है, वही हमारे भी अधिकार होते हैं। इसलिए समय और स्थान के हिसाब से अधिकारों की अवधारणा भी बदलती रहती है। 200 साल पहले अगर कोई कहता कि औरतों को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए तो उसे अजीब माना जाता। आज सऊदी अरब में उनको वोट का अधिकार न होना ही अजीब लगता है। जब समाज में अन्य कायदों को लिखित पढ़त में ला दिया जाता है तो उसको असली ताकत मिल जाती है। इसके बिना वे प्राकृतिक या नैतिक अधिकारी रह जाते हैं। ग्वांतानामो बे के कैदियों को अपने दमन का विरोध करने का, उसे गलत बताने का सिर्फ नैतिक अधिकार है, पर इसके भरोसे किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के पास नहीं जा सकते जो इन्हें लागू करा दे।
जब कानून कुछ दावों को मान्यता देता है तो उनको लागू किया जा सकता है, फिर हम उन्हें लागू करने की मांग कर सकते हैं। अगर अन्य नागरिक या सरकार इन अधिकारों का आदर नहीं करते, इनका उल्लंघन करते हैं, तो हम इसे अपने अधिकारों का हनन कहते हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी नागरिक अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है, अपने अधिकारों की रक्षा की मांग कर सकता है। इसलिए हम अगर किसी दावे को अधिकार कहते हैं तो उसमें से 3 बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए। अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं, इन्हें समाज से स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिलनी चाहिए। ठीक है, यानी कि बाकी के अधिकार एक लॉजिकल दावे हैं, एक रीजनेबल दावे हैं, ठीक है, जिन्हें समाज से और अदालतों से मान्यता मिली होती है। ठीक है, हम बात करते हैं कि लोकतंत्र में अधिकारों की क्या जरूरत है। लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना जरूरी है। लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार है। लोकतांत्रिक चुनाव हो, इसके लिए लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने की, राजनीतिक पार्टियां बनाने और राजनीतिक गतिविधियों की आज़ादी का होना जरूरी है। लोकतंत्र में अधिकारों की एक खास भूमिका भी है। अधिकतर बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। ये इस बात की व्यवस्था करते हैं कि बहुसंख्यक किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानी न करें। अधिकार स्थितियों के बिगड़ने पर एक तरह की गारंटी जैसे हैं। अगर कुछ नागरिक दूसरों के अधिकारों को हड़पना चाहें तो स्थिति बिगड़ सकती है। यह स्थिति आम तौर पर तब आती है जब बहुमत के लोग अल्पमत में आ गए लोगों पर प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन कई बार चुनी हुई सरकार भी अपने ही नागरिकों के अधिकारों पर हमला करती है। संभव है वह नागरिक के अधिकारों की रक्षा नहीं करे। इसलिए कुछ अधिकारों को सरकार से भी ऊंचा दर्जा दिए जाने की जरूरत है, ताकि सरकार भी उनका उल्लंघन न कर सके। अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में नागरिकों के अधिकार संविधान में लिखित रूप में दर्ज होते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए जो अधिकार है वो जो संविधान होता है, संविधान में सभी के जो अधिकार है उनको लिखा गया होता है। ठीक है, हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान में अधिकार। विश्व के अधिकांश दूसरे देशों की तरह भारत में भी ये अधिकार संविधान में दर्ज हैं। हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से जरूरी अधिकारों को विशेष दर्जा दिया गया है। इन्हें मौलिक अधिकार कहा गया है। अध्याय 3 में हमने अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। यह सभी नागरिकों समानता, स्वतंत्रता और न्याय दिलाने की बात कहता है। मौलिक अधिकार इन वायदों को व्यवहारिक रूप देते हैं। ये अधिकार भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता है। ठीक है, यानी कि देखिए जो हम लोग को जो अधिकार दिए गए हैं ये हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण, एक बेसिक, ठीक है, हमका एक बेसिक विशेषता, एक बुनियादी विशेषता है। ठीक है, आप जानते हैं कि हमारा संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। क्या आप इन्हें बता सकते हैं? एक आम नागरिक के लिए इन अधिकारों का ठीक ठीक क्या मतलब होता है? आइए एक एक करके इन पर नजर डालें। ठीक है, तो देखिए जो अगर आपसे कोई पूछे कि आपके कि हमारे कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है, तो वो हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, और सबसे पहला इसमें समानता का अधिकार। समानता के अधिकार का मतलब है कि हमारा संविधान कहता है कि सरकार भारत में किसी व्यक्ति को कानून के सामने समानता या कानून से संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। ठीक है, यानी कि देखिए समानता का संविधान कहता है कि सरकार भारतीय किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं कर सकती, सभी को समान अधिकार दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो हो, सब कानून समान रूप से लागू होता है। इसे कानून का राज भी कहते हैं। यानी कि कानून का राज का क्या मतलब है कि कानून की नज़र में सभी व्यक्ति एक समान है, चाहे वो किसी भी दर्जे का हो। ठीक है, कानून का राज किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद है। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। किसी राजनेता, सरकारी अधिकारी या सामान्य नागरिक में कोई अंतर नहीं किया जा सकता। देखिए जो हमारा संविधान वो ये कहता है कि चाहे कोई नेता है या राजनेता है, ठीक है, चाहे कोई सरकारी अधिकारी या सामान्य व्यक्ति है, आप उसके साथ में कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री हो या दूर दराज के गाँव का कोई खेतिहर मजदूर, सब पर एक ही कानून लागू होता है। कोई भी व्यक्ति वैधानिक रूप से अपने
पद या जन्म के आधार पर विशेषाधिकार या खास व्यवहार का दावा नहीं कर सकता। जैसे कुछ साल पहले देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री पर भी धोखाधड़ी का मुकदमा चला था। सारे मामले पर गौर करने के बाद अदालत ने उनको निर्दोष घोषित किया, लेकिन जब तक मामला चला उन्हें किसी अन्य आम नागरिक की तरह ही अदालत में जाना पड़ा, अपने पक्ष में सबूत देने पड़े, कागजात दाखिल करने पड़े। इस बुनियादी स्थिति को संविधान में समानता के अधिकार की कुछ निहितार्थों को स्पष्ट करके और साफ किया है। सरकार किसी से भी उसके धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। ठीक है, यानी कि देखिए कि सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ में उसके धर्म, जाति, समुदाय, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह से उनके साथ में भेदभाव नहीं कर सकती है। ठीक है, दुकान, होटल और सिनेमाघरों जैसे सार्वजनिक स्थल में किसी के प्रवेश को रोका नहीं जा सकता। इस प्रकार सार्वजनिक कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़क, खेल के मैदान और सार्वजनिक भवनों के इस्तेमाल से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। ये चीज़ें ऊपर से बहुत सरल लगती हैं, पर जाति व्यवस्था हमारे समाज में कुछ समुदाय के लोगों को सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से रोका जाता है। सरकारी नौकरियों पर भी यह सिद्धांत लागू होता है। सरकार में किसी पद पर नियुक्ति या रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता है। उपरोक्त आधारों पर किसी भी नागरिक को रोजगार के अयोग्य नहीं करार दिया जा सकता, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारत सरकार ने नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। अनेक सरकारें विभिन्न योजनाओं के तहत कुछ नौकरियों में स्त्री, गरीब या शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को प्राथमिकता देती है। आप सोच सकते हैं कि आरक्षण किस तरह की व्यवस्था समानता के अधिकार के खिलाफ है, पर असल में ऐसा नहीं है। समानता का मतलब है हर किसी से उसकी जरूरत का ख्याल रखते हुए समान व्यवहार करना। ठीक है, समानता का मतलब है कि हर आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का अवसर उपलब्ध कराना है। कई बार अवसर की समानता सुनिश्चित करने भर के लिए कुछ ही लोगों को विशेष अवसर देना जरूरी होता है। आरक्षण यही करता है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि इस तरह का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। किसी तरह का भेदभाव न होने का सिद्धांत सामाजिक जीवन पर भी इसी तरह लागू होता है। संविधान सामाजिक भेदभाव के एक बहुत प्रबल रूप छुआछूत का जिक्र करता है और सरकार को निर्देश देता है कि वह इसे समाप्त करे। किसी भी तरह के छुआछूत को कानूनी रूप से गलत करार दिया गया है। यहाँ छुआछूत का मतलब कुछ खास जातियों के लोगों के शरीर को छूने से बचना भर नहीं है। यह उन सारे सामाजिक मान्यता और आचरणों को भी गलत करार देता है जिसमें किसी खास जाति में जन्म लेने भर से लोगों की नीची नज़र से देखा जाता है या उनके साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाता है। इसलिए संविधान ने छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया है। ठीक है, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का मतलब बाधाओं का न होना है। व्यवहारिक जीवन में इसका मतलब होता है हमारे मामलों में किसी किस्म का दखल न होना, न सरकार का न व्यक्तियों का। हम समाज में रहना चाहते हैं, लेकिन हम स्वतंत्रता भी चाहते हैं। हम मनचाहे ढंग से काम करना चाहते हैं। कोई हमें यह आदेश न दे कि इसे ऐसा करो वैसा करो। इसलिए भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को कई तरह की स्वतंत्रताएं दी हैं। पहला इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, तीसरा संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथा देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, पांचवा देश के किसी भी भाग में बसे रहने की स्वतंत्रता और कोई भी काम धंधा चुनने या पेशा करने की स्वतंत्रता। याद रखें कि हर नागरिक को ये स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप अपनी स्वतंत्रता का ऐसा उपयोग नहीं कर सकते जिससे दूसरों को स्वतंत्रता का हनन होता हो। आपकी स्वतंत्रता सार्वजनिक पेशे, परेशानियां या व्यवस्था पैदा नहीं कर सकती। आप यह सब करने के लिए आज़ाद हैं जिससे दूसरों को परेशानी न हो। स्वतंत्रता का मतलब असीमित मनमानी करने का लाइसेंस पा लेना नहीं है।
इसी कारण समाज के व्यापक हितों को देखते हुए सरकार हमारी स्वतंत्रताओं पर कुछ किस्म की पाबंदियां लगा सकती है। अभिव्यक्ति की आज़ादी। हमारे लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता अभिव्यक्ति की आज़ादी में बोलने, लिखने और कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना शामिल है। दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करके ही हमारे विचारों और व्यक्तित्व का विकास होता है। आपकी राय दूसरों से अलग हो सकती है। संभव है कि कई सौ लोग एक ही तरह से सोचते हो, तब भी आपको अलग राय रखने और व्यक्त करने की आज़ादी है। आप सरकार की किसी नीति से या किसी संगठन की गतिविधियों से असहमति रख सकते हैं। अपने माँ बाप, दोस्तों या रिश्तेदारों से बातचीत करते हुए आप सरकार की किसी नीति या किसी संगठन की गतिविधियों की आलोचना करने को स्वतंत्र है। आप अपने विचारों को पर्चा छापकर या अखबारों पत्रिकाओं में लेख लिखकर भी व्यक्त कर सकते हैं। आप यह काम चित्र बनाकर, कविता या गीत लिखकर भी कर सकते हैं, पर आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ हिंसा को नहीं भड़का सकते। आप इस स्वतंत्रता का उपयोग करके लोगों को सरकार के खिलाफ बगावत के लिए नहीं उकसा सकते। आप किसी के खिलाफ झूठी या बातें कहने या उनकी प्रतिष्ठा गिराने वाली बातें प्रचारित करने में स्वतंत्रता का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने का अधिकार है। वे यह सब किसी समस्या पर चर्चा करने, विचारों का आदान प्रदान करने, किसी उद्देश्य के लिए जनमत तैयार करने या किसी चुनाव में किसी उम्मीदवार या पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए कर सकते हैं, पर ऐसी बैठकें शांतिपूर्ण होनी चाहिए। इससे सार्वजनिक व्यवस्था या समाज में शांति नहीं फैलनी चाहिए। इन बैठकों और गतिविधियों में भाग लेने वालों को अपने पास हथियार नहीं रखने चाहिए। नागरिकों को संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता है। जैसे किसी कारखाने के मजदूर अपने हितों की रक्षा के लिए मजदूर संघ बना सकते हैं। किसी शहर के कुछ लोग भ्रष्टाचार या प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए संगठन बना सकते हैं। किसी भी नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में जाने की स्वतंत्रता है। हम भारत के किसी भी हिस्से में रह और बस सकते हैं। जैसे असम का कोई व्यक्ति है, हैदराबाद में व्यवसाय करना चाहता है, संभव है उसने इस शहर को देखा भी न हो, यहाँ उसका कोई संपर्क न हो, फिर भी भारत का नागरिक होने के कारण उसे ऐसा करने का अधिकार है। इसी अधिकार के चलते लाखों लोग गांव से निकलकर शहरों में और देश के गरीब इलाकों से निकलकर समृद्ध इलाकों में आकर बस काम करते हैं, बस जाते हैं। पेशा चुनने के मामले में भी ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त है। आपको कोई भी आदेश नहीं दे सकता कि आप सिर्फ यह काम करें। वह महिलाओं से यह नहीं कह सकता कि फलां काम के लिए उन्हें नहीं है। पिछड़ी और कमजोर जातियों के लोग से नहीं कहा जा सकता कि वे अपने परंपरागत पेशे में ही रहें। संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, कानून द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को छोड़कर। इसका मतलब यह है कि जब तक अदालत किसी व्यक्ति को मौत की सजा नहीं सुनाती, उसे मारा नहीं जा सकता। इसका यह भी मतलब है कि कानूनी आधार होने पर ही सरकार का या पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। अगर वे ऐसा करते हैं तब भी कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। ठीक है, कि गिरफ्तार या हिरासत में ले गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के कारणों की जानकारी देना। यानी कि देखिए, पुलिस अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को बताना होगा कि उसे किस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है, उसके गिरफ्तारी के पीछे का क्या कारण है। ठीक है, गिरफ्तार या हिरासत में ले गए व्यक्ति को सबसे निकट के मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंदर प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, यानी कि अगर पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया तो उसको जो उसका सबसे निकट का जो मजिस्ट्रेट है, ठीक है, वहाँ उसके सामने गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को वकील से विचार विमर्श करने और अपने बचाव के लिए वकील रखने का अधिकार होता है। ठीक है, अगर देखिए उसके पास अधिकार नहीं होता तो क्या वो व्यक्ति अपने लिए वकील कर सकता है? नहीं। ठीक है, यानी कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसको पहले कारण बताओ। अगर आपने उसको गिरफ्तार किया तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो और फिर उस व्यक्ति के बचाव के लिए, विचार विमर्श के लिए उसको वकील रखने का अधिकार भी होता है। ठीक है,
आइए एक बार फिर ग्वांतानो बे और कोसोवो को याद करें। इन दोनों ही मामलों में शिकार लोगों को सभी स्वतंत्रताओं में सबसे बुनियादी दो चीजें, जीवन रक्षा और निजी स्वतंत्रता से वंचित रखा गया है। अब है शोषण के खिलाफ अधिकार, हमारा तीसरा है। ठीक है, स्वतंत्रता और बराबरी का अधिकार मिल जाने के बाद स्वाभाविक है कि नागरिक को यह अधिकार भी हो कि कोई उसका शोषण न कर सके। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे भी संविधान में लिखित रूप से दर्ज करने का फैसला किया ताकि कमजोर वर्गों का शोषण न हो सके। संविधान ने खास तौर से 3 बुराइयों का जिक्र किया और इन्हें गैर कानूनी घोषित किया। पहला, संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध करता है। आमतौर पर ऐसे धंधे का शिकार महिलाएं होती हैं जिनका नैतिक कामों के लिए शोषण होता है। दूसरा, हमारा संविधान किसी किस्म के बेगार या जबरन काम लेने का निषेध करता है। बेगार प्रथा में मजदूरों को अपने मालिक के लिए मुफ्त या बहुत थोड़े से अनाज वगैरह के लिए जबरन काम करना पड़ता है। जब यही काम मजदूर को जीवन भर करना पड़ जाता है तो उसे बंधुआ मजदूर कहते हैं। तीसरा, संविधान बाल मजदूरी का भी निषेध करता है। किसी कारखाने, खदान, रेलवे और बंदरगाह जैसे खतरनाक काम में कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं करा सकते। इसी आधार पर को बनाकर बाल मजदूरी रोकने के लिए अनेक कानून बनाए गए। इसमें बीड़ी बनाने, पटाखे बनाने, दिया सलाई बनाने, प्रिंटिंग और रंग रोगन जैसे कामों में बाल मजदूरी रोकने के कानून शामिल हैं। ठीक है, फिर है हमारा चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है और इस मामले में भी हमारा संविधान निर्माता खास तौर से चौकस थे। उन्होंने स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से दर्ज किया। आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। विश्व के अन्य देशों के समान भारत के अधिकांश लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं। कुछ लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। धर्मनिरपेक्षता इस सोच पर आधारित है कि शासन का काम व्यक्तियों के बीच के मामलों को ही देखना है, व्यक्ति और ईश्वर के बीच के मामलों को नहीं। धर्मनिरपेक्ष शासन वह है जहाँ किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं होती। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि जहाँ पे किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं होती, बल्कि सरकार के नजरों में सभी जो धर्म है वो एक ही समान होते हैं। ठीक है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्मों के प्रति शासन का संभाव रखना शामिल है। धर्म के मामले में शासन को सभी धर्मों से उदासीन और निरपेक्ष होना चाहिए। ठीक है, हर किसी को अपना धर्म मनाने, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। हर धार्मिक समूह या पंथ को अपने धार्मिक कामकाज का प्रबंधन करने की आज़ादी है, पर अपने धर्म का प्रचार करने के अधिकार का मतलब किसी को झांसा देकर, फरेब करके, लालच देकर उससे धर्म परिवर्तन कराना नहीं है। निसंदेह व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करने की आज़ादी है। अपना धर्म मानने और उसके अनुसार आचरण का यह अर्थ भी नहीं है कि व्यक्ति अपने मन के अनुसार जो चाहे सो करे। जैसे कोई आदमी देवता या कथित अदृश्य शक्तियों को संतुष्ट करने के लिए नर बलि या पशु बलि नहीं दे सकता। औरतों को कमतर मानने या औरतों की आज़ादी का हनन करने वाले धार्मिक रीति रिवाजों पर आचरण करने की अनुमति नहीं है। जैसे कोई जबरदस्ती किसी विधवा का मुंडन नहीं करा सकता या सिर्फ उसे सफ़ेद कपड़े पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब किसी एक धर्म का पक्ष लेना या विषय विशेषाधिकार देना भी नहीं है। नहीं, ऐसा शासन किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक मान्यताओं के कारण सजा दे सकता है या उसके साथ भेदभाव कर सकता है। इसी प्रकार सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उसके रखरखाव के लिए कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकती। सरकारी शैक्षिक संस्थानों में किसी किस्म का धार्मिक निर्देश नहीं देना चाहिए। अगर किसी शैक्षिक संस्थान का संचालन कोई निजी संस्था करती है तो वहाँ के किसी भी व्यक्ति को प्रार्थना में हिस्सा लेने या किसी धार्मिक निर्देश का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। फिर है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। आप हैरान हो सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माता अल्पसंख्यकों के अधिकारों की लिखित गारंटी को लेकर इतने सचेत क्यों थे। बहुसंख्यकों के लिए ऐसी कोई गारंटी क्यों नहीं है? इसका
सीधा सा कारण है कि लोकतंत्र की कार्यपद्धति अपने आप बहुसंख्यकों को ज़्यादा ताकत देती है। अल्पसंख्यकों को ही भाषा, संस्कृति और धर्म के विशेष संरक्षण की जरूरत होती है, अन्यथा ये बहुसंख्यकों की भाषा, धर्म और संस्कृति के प्रभाव में पिछड़ते चले जाएंगे। इसी के चलते संविधान अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकारों को स्पष्ट करती है। नागरिकों के विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का अधिकार है। किसी भी सरकारी या सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षणिक संस्थान में किसी भी नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान स्थापित कराने और चलाने का अधिकार है। यहाँ अल्पसंख्यक का अर्थ राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यक भर नहीं है। किसी संस्थान पर एक खास भाषा को बोलने वालों का बहुमत होगा, वहाँ अलग भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक होंगे। जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलने वालों का बहुमत है, पर कर्नाटक में वे अल्पसंख्यक हैं। पंजाब में सिख बहुसंख्यक हैं, पर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में वे अल्पसंख्यक हैं। हमें ये अधिकार कैसे मिल सकते हैं? यद्यपि अधिकार गारंटी की तरह हैं, तब भी ये हमारे किसी काम के नहीं अगर इन गारंटियों को मानने और लागू करने वाला न हो। संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन्हें लागू किया जा सकता है। हमें उपयुक्त अधिकारों को लागू कराने की मांग करने का अधिकार है। हमारे पास उन्हें लागू करने के उपाय हैं। इसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है। यह भी एक मौलिक अधिकार है। यह अधिकार अन्य अधिकारों को प्रभावी बनाता है। संभव कि कई बार हमारे अधिकारों का उल्लंघन कोई और नागरिक या कोई संस्था या फिर स्वयं सरकार ही कर रही हो, पर जब इनमें से हमारे किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो तो हम अदालत के जरिए उसे रोक सकते हैं। इस समस्या का निदान पा सकते हैं। अगर मौलिक अधिकारों का मामला हो तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय या किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। इसी कारण डॉक्टर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि संवैधानिक उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा था? तो ये कहा था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था। ठीक है, मौलिक अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और सरकार द्वारा गठित किसी भी अन्य प्राधिकारी की गतिविधियों तथा फैसलों से ऊपर हैं। मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करने वाला कोई कानून नहीं बना सकता, कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। विधायिका या कार्यपालिका किसी भी फैसले या काम के मौलिक अधिकारों का हनन हो या उनमें कमी हो तो वह फैसला या काम ही अवैध हो जाएगा। हम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों को, उनकी नीतियों और फैसलों को या राष्ट्रीयकृत बैंक या बिजली बोर्ड जैसी उनके द्वारा गठित संस्थाओं की नीतियों और फैसलों को चुनौती दे सकते हैं। वे भी व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के खिलाफ मौलिक अधिकार के मामले में दखल दे सकती हैं। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार लागू कराने के मामले में निर्देश देने, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है। अदालतें गड़बड़ी का शिकार होने वालों को हर्जाना दिलवा सकती हैं और गड़बड़ी करने वालों को दंडित कर सकती हैं। अध्याय 4 में हमने देखा कि हमारे देश की नगरपालिका, न्यायपालिका सरकार और संसद से स्वतंत्र है। ठीक है, यानी कि जो हमारे देश की जो न्यायपालिका, जो जुडिशरी है, वो सरकार और संसद दोनों से ही स्वतंत्र है। हमने यह भी देखा है कि न्यायपालिका बहुत शक्तिशाली है और नागरिकों के अधिकारों के लिए जो कुछ जरूरी हो वह करने में सक्षम है। मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में कोई भी पीड़ित व्यक्ति न्याय पाने के लिए तुरंत अदालत में जा सकता है, पर अब अगर मामला सामाजिक या सार्वजनिक हित का हो तो ऐसे मामलों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को लेकर कोई भी व्यक्ति अदालत में जा सकता है। ऐसे मामलों को जनहित याचिका के माध्यम से उठाया जाता है। इसमें कोई भी व्यक्ति या समूह सरकार के किसी कानून या काम के खिलाफ सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय में जा सकता है। ऐसे मामले जज के नाम पोस्टकार्ड पर लिखी अर्जी के माध्यम से भी उठाए जा सकते हैं। अगर न्यायाधीशों को लगे कि सचमुच इस मामले में सार्वजनिक हितों पर चोट पहुंच रही है तो वे मामलों को विचार के लिए स्वीकार कर सकते हैं।
अब है अधिकारों का बढ़ता दायरा। हमने इस अध्याय की शुरुआत अधिकारों के महत्व पर चर्चा से की थी, पर अध्याय के ज़्यादातर हिस्से में हमारा ध्यान संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों पर ही रहा। आप सोच सकते हैं कि संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार ही नागरिकों को मिलने वाले अधिकार हैं। यह सही नहीं है। मौलिक अधिकार बाकी सारे अधिकारों के स्रोत हैं। हमारा संविधान और हमारे कानून हमें बहुत सारे अधिकार देते हैं और साल दर साल अधिकारों का दायरा बढ़ता गया है। समय समय पर अदालतों ने ऐसे फैसले दिए हैं जिनसे अधिकारों का दायरा बढ़ा है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार जैसी चीज़ें मौलिक अधिकारों का ही विस्तार हैं। उन्हीं से निकली हैं। अब स्कूली शिक्षा हर भारतीय का अधिकार बन चुकी है। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। संसद के नागरिकों को सूचना का अधिकार देने वाला कानून भी पास कर दिया गया है। यह अधिकार विचारों और व्यक्ति की आज़ादी के मौलिक अधिकार के तहत दिए। हमें सरकारी दफ्तरों से सूचना मांगने और पाने का अधिकार है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार को नया विस्तार देते हुए उसमें भोजन के अधिकार को भी शामिल कर दिया है। साथ ही अधिकारों का दायरा संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों तक ही सीमित नहीं है। संविधान अनेक दूसरे अधिकार भी देता है जो मौलिक अधिकार नहीं है, जैसे संपत्ति रखने का मौलिक अधिकार, नहीं है पर संवैधानिक अधिकार है। चुनाव में वोट देने का अधिकार एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है। कई बार मानवाधिकारों का भी विस्तार होता है। ये असल में सर्वमान्य नैतिक दावे जो कानून द्वारा मान्य भी हो सकते हैं और नहीं भी। इन्हें उस अर्थ में अधिकार नहीं कहा जा सकता जैसा कि हमने पहले परिभाषा के माध्यम से बताया था। दुनिया में लोकतंत्र के फैलाव के साथ सरकारों पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वे इन सर्वमान्य नैतिक दावों को मानें, उन्हें कानूनी रूप दें। कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों और प्रतिज्ञा पत्रों ने भी अधिकारों का दायरा बढ़ाने में मदद की है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिकारों का दायरा बढ़ता जा रहा है और हर समय नए अधिकार सामने आ रहे हैं। ये लोगों के संघर्षों से हासिल हुए हैं। समाज के विकास या नए संविधानों के निर्माण के साथ नए अधिकार सामने आते हैं। संविधान बनाने संबंधी अध्याय में हमने देखा है कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नागरिकों को कई तरह के नए अधिकार मिले। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। निजता का अधिकार। इसके कारण नागरिकों और उनके घरों की तलाशी नहीं ली जा सकती, उनके फ़ोन टैप नहीं किए जा सकते, उनकी चिट्ठी पत्र को खोलकर पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है। फिर पर्यावरण का अधिकार। ऐसा पर्यावरण पाने का अधिकार जो नागरिकों के स्वास्थ्य या कुशल क्षेम के प्रतिकूल न हो। पर्याप्त आवास पाने का अधिकार। स्वास्थ्य सेवाओं, पर्याप्त भोजन और पानी तक पहुंच का अधिकार। किसी को भी आपात चिकित्सा देने से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है। अनेक लोगों का मानना है कि काम का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, जीने के लिए जरूरी न्यूनतम आवश्यकताओं का अधिकार और निजता के अधिकार को भारत में भी मौलिक अधिकार बना देना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ठीक है। तो देखिए, ये हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर था कि इसमें आपको अपने अधिकारों के बारे में पता चला। ठीक है। और अधिकार के साथ साथ में देखिए हमारे कर्तव्य भी होते हैं। जब तक हम अपने कर्तव्य को अच्छे से पालन नहीं करेंगे तब तक जो हमारे जो अधिकार है हमें भी वो नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथियों और बच्चों को भी शेयर करें ताकि बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।